गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 का फोर्थ पार्ट के बारे में देखेंगे कि फोर्थ पार्ट में है क्या क्या। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे देहात में विद्रोह। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऋण का स्रोत है, जो किसानों के लिए बिल्कुल खत्म हो चुका था, किसानों के लिए ये सूख गया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अन्याय का अनुभव, जो कि सेठ साहूकार और ऋणदाताओं के द्वारा जो दिया गया था अन्याय, और किसान लोग उस अन्याय का किस तरह से अनुभव कर रहे थे, उसके बारे में हम लोगों को आज देखना है। तो देहात में विद्रोह के बारे में हम लोग देखा कि सबसे पहले ये बम्बई दक्कन में ही हुआ यह विद्रोह, और ये विद्रोह होने का वजह क्या था? राजस्व की मांग ज़्यादा थी, डिमांड जो था टैक्स का वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा था, इसके लिए वो लोग विद्रोह किए। इस विद्रोह में लेख बहियों को भी जला दिया गया। लेख बहियों को जला देने के बाद में उन्हें ऋण नहीं दिया जाता था। जब अंग्रेज लोग नए नए नियम लाए, नए नए नियमों के तहत उन्हें ऋण दिया गया, कुछ हद तक उनकी कृषि की स्थिति भी सुधार हुई। इसके पहले हम लोग देखे थे कि उनके कृषि की स्थिति जो थी वो उस समय अकाल भी पड़ गया था, और उस अकाल पड़ने के वजह से बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हो गया था। कितने किसान लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले गए थे, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग देखा। इसके बाद देखा कि किस तरह से कपास में तेजी आई। जब कपास में तेजी आई थी तो भारतीय किसान लोगों का सपना और ज़्यादा बढ़ चुका था। वो लोग विश्व बाजार स्थापित करने का सपना देखने लगे थे, लेकिन यह सपना किस तरह से उनका टूटता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस पॉइंट में। ठीक है, तो सबसे पहले है ऋण का स्रोत, जो कि 1861 में बॉम्बे गजट, यह एक अमेरिका का इंग्लिश पत्रिका था। इसमें इसके संपादक कुछ सवाल किए। ठीक है, इसके संपादक जो है वो कुछ सवाल किए। क्या आखिर सवाल हुआ? 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा कि अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोकेगा? मीन्स कि 1860 में जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और कपास जो है वो ब्रिटेन को सही ढंग से नहीं दे पा रहा था, तो उस समय ब्रिटेन भारत से ही कपास ले रहा था, और जिसके वजह से भारतीयों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हुआ, और भारतीयों किसानों ने अब यह सपना देखने लगे थे कि अब हम लोग विश्व बाजार स्थापित करने जा रहे हैं, क्योंकि कपास का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, तो इसी तरह से 1861 में जो बॉम्बे गजट के जो संपादक थे वो इस तरह से सवाल किए कि आखिर क्या भारत को कोई रोक सकता है विश्व बाजार स्थापित करने से? लेकिन ऐसा हो नहीं सका, उनका सपना बिल्कुल टूट गया। किस तरह से? 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो चुका था, और गृह युद्ध जब 1865 में समाप्त हो चुका तो ब्रिटेन जो है वो फिर से अमेरिका से ही कपास लेने लगा। 1865 में अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया, और ऐसे सपने आने बंद हो गए थे किसानों। ठीक है, ब्रिटेन में भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट भी हुई, और इस तरह से ब्रिटेन वाले जो थे वो भारतीय कपास को उतना ज़्यादा डिमांड नहीं किए, और जिस तरह से उनकी जो पूर्ति होती थी वो जो बेचते थे उनमें कमी आ गई, और इस तरह से भारतीय किसानों का सपना जो है वो बिल्कुल टूट चुका था। हम लोग देखते हैं कि राजस्व की मांग धीरे धीरे बढ़ भी रही थी। सबसे पहला जो राजस्व का जो मांग था वो 1820 में लागू किया गया, और सेकंड जो है वो यानी दूसरा राजस्व बंदोबस्त जो था वो 1830 में लागू किया गया। यह 1830 में जो राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया, इसमें 50 से 100% तक टैक्स लेने की बात कही गई। हम लोग देखे थे 1820 के राजस्व बंदोबस्त में कि जहाँ 50% टैक्स का डिमांड किया गया था, वहाँ 50 से 100% का जो डिमांड है वो 1830 के राजस्व बंदोबस्त में लिया गया। अब ये सब जो नियम आ रहे थे, ये सब नियम किसानों के लिए दुखदायी साबित हुआ। ठीक है, हम लोग देखा कि ब्रिटेन में भारतीय कपास के निर्यात में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी, और भारतीय किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खराब भी हो चुकी थी। ठीक है, महाराष्ट्र के बॉम्बे क्षेत्र में यानी का पूरा महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। अब वहाँ के जो ऋणदाता थे वो ऋण भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो इस चीज़ को देखते थे कि जब इसको ऋण देंगे तो ये हमें लौटा सकता है या नहीं, क्योंकि अब किसानों के पास उतना ज़्यादा धन दौलत था नहीं, उतना ज़्यादा
बिजनेस करने का कोई सोर्स था नहीं, उधर कृषि भी खत्म और इधर कपास भी खत्म हो चुका था। इसलिए ऋणदाता जो थे वो अब दीर्घा अवधि के लिए ऋण नहीं दे पाते थे और इसके एवज में जो पहले से जो बकाया राशि था उसे भी किसी भी कीमत पर जुटाना चाहते थे, ले लेना चाहते थे। ब्याज जो था वो पहले कम था और अधिक से अधिक ब्याज लगाकर वो ऋण को पूरा करना चाहते थे कि किसी भी तरीके से किसान लोग जो है वो पूरा का ऋण हमें दे दें। तो महाराष्ट्र के साहूकार दीर्घावधि के लिए ऋण नहीं दे पाए और बकाया राशि पर भी मांगने का वो निर्णय ले चुके थे। हम लोग देखे थे कि राजस्व की जो मांग है वो किस तरह से बढ़ रही थी। 1820 में 50% हो चुका था। ये पहला राजस्व बंदोबस्त के तहत हुआ था और दूसरा राजस्व बंदोबस्त जो 1830 में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेकंड राजस्व बंदोबस्त कब आया था, तो 1830 में। तो दूसरा जो राजस्व बंदोबस्त 1830 में आया, ये इसमें यह नियम लागू किया गया कि 50 से 100% तक जो है वो टैक्स बढ़ाया जाए, 50 से 100% तक टैक्स बढ़ा दी जाए। ठीक है। अब जो है किसान लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दयनीय भी हो चुकी थी और इधर राजस्व का डिमांड भी ज़्यादा हो रहा था। कहाँ से देते हुए किसान लोगों की देने की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। उनकी रोज़मर्रा की स्थिति भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो रही थी, जिसके कारण से एक बार फिर उनको ऋणदाता के पास जाना पड़ा और कर्ज का डिमांड बार बार करते चले। ठीक है। तो यही कारण था कि ऋण का स्रोत जो है वो बिल्कुल सूख चुका था, खत्म हो चुका था। किसानों के लिए ऋण का स्रोत भी खत्म हो चुका था। इस पॉइंट में हम लोग ये चीज़ देखें। नेक्स्ट पॉइंट है अन्याय का अनुभव। अब हम लोग देखते हैं कि किसान लोग जो थे वो किस तरह से अन्याय का अनुभव कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं अन्याय का अनुभव। इसमें ऋणदाता लोग किस तरह से किसानों पर अन्याय करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा भी आया था। इस बात के लिए नहीं कि हाँ उन्हें ऋण नहीं मिल रहा है, इस बात के लिए गुस्सा आता था कि इतना अत्याचारी आखिर ऋणदाता लोग किस तरह से हो गए। इस बात से उनको गुस्सा आता था कि ये लोग पहले के रीति रिवाज को भी नहीं समझ पा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनहीन हो चुके थे। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनहीन हो चुके थे। ऋणदाता लोग अब किसी पर भी तरस नहीं खाते थे, किसी किसानों पर वो तरस नहीं खा रहे थे कि ताकि उन्हें ऋण दे सके और बहुत अलग अलग नियम भी बना रहे थे किसानों के प्रति। इसमें उच्च ब्याज भी लिया जा रहा था। कहीं कहीं ये भी देखा गया कि ब्याज जो था पहले कम था, लेकिन जब ये लोग ऋण मांगने के लिए जाते थे तो उच्च ब्याज भी लिया जाता था। जहाँ एक ये भी चीज़ देखा गया कि 100 रुपये के मूलधन पर 2000 तक का ब्याज भी लिया गया है। इस वजह से रैयत लोग जो थे यानी किसान लोग वो ऋणदाताओं को धोखेबाज समझने लगे। अंग्रेज लोग इसके लिए एक नियम भी लाए। 1859 में अंग्रेजों ने परिसीमन कानून लाया। ये परिसीमन कानून में कुछ नियम इस तरह से थे कि ऋण पत्र मात्र यह एक तरह का ऋण पत्र होता था जो मात्र 3 वर्ष तक ही लागू होता था। ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस ऋण पत्र में किसानों को 3 वर्ष तक ब्याज दे देना होता था, चाहे वो ब्याज कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो परिसीमन कानून में यही एक व्यवस्था थी कि 3 साल तक आपको ब्याज हर हाल में दे देना है। ठीक है। लेकिन ऋणदाता लोग क्या किए कि इस ऋण पत्र को बंध पत्र बना दिए। ऋणदाता लोग क्या किए कि इस ऋण पत्र को डायरेक्ट रूप से बंध पत्र बना दिए। ऋणदाता अपने पक्ष में किए और एक बंध पत्र लागू कर दिए। ऋण चुकाने पर भी रसीद नहीं देते थे। ये बंध पत्र आखिर किस तरह का ये पत्र था? ऋणदाता क्या किए कि इस ऋण पत्र को बंध पत्र बना दिए। बंध पत्र कहने का मतलब है कि इस बंध पत्र पर किसानों का साइन लिया जाता था, उसका अंगूठा लिया जाता था। किसानों को ये भी नहीं मालूम रहता था कि यह अंगूठा का जो निशान है ये हमारा है या फिर किसी और का है, ये भी नहीं पता चलता था। और उस पर उसकी संपत्ति को गिरवी रखवा लिया जाता था। इस तरह से ये एक बंध पत्र बन जाता था और बंध पत्र बनने के कारण उनकी संपत्ति इन्हीं के हैंडओवर हो जाता था, ऋणदाता के प्रति हैंडओवर हो जाता था। ठीक है। अब क्या है कि ऋण चुकाने पर भी रसीद नहीं देते थे। जब किसान लोग किसी भी तरह से अगर ऋण चुका भी देते थे तो ऋणदाता लोग क्या करते थे कि रसीद नहीं देते थे। इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार बढ़ते चले गए। बंध पत्रों में जाली आंकड़े भी भर दिए जाते थे। बहुत सारे कारनामे करते थे ऋणदाता लोग और अंत में किसानों की संपत्ति पर कब्जा भी कर लेते थे। ठीक है। इस तरह से तरह तरह के दस्तावेज और इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली का तरीका ये एक बन चुका था।
जिसके कारण से किसान लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से में हुए और विद्रोह करने के ठान चुके थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था उसके बारे में मेन वजह आखिर क्या थी। तो सबसे पहला वजह यह थी कि बम्बई सरकार गंभीरता पूर्वक ली ही नहीं। जो बम्बई की जो सरकार थी, इस शुरुआत में जो दंगा हुआ इसको गंभीरता पूर्वक नहीं ली। अगर गंभीरता पूर्वक उस समय ले लिया जाता तो इतना ज़्यादा दंगा नहीं बढ़ता। ये लोग सबसे ज़्यादा चिंतित हुए। चिंतित ये लोग कब में, जब 1878 में दंगा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। हालांकि यहाँ की सरकार जो है वो 1857 की क्रांति से बहुत ज़्यादा चिंतित थे और वो यही सोचते थे कि जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जितना दंगा हुआ था कहीं वैसा ही 1878 में ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए वो क्या किए कि 1878 में आयोग बैठाया गया जिसे दक्कन दंगा आयोग कहा गया। ठीक है, आयोग बैठाया गया और यहाँ रिपोर्ट पेश किए गए, नए नए तरह का रिपोर्ट पेश किया गया, नए नए तरह का नियम बनाए गए। यही था दक्कन दंगा आयोग के बारे में और इसके रिपोर्टों के बारे में। हम लोग इस चीज़ को देखा कि इस चैप्टर में किस तरह से किसान लोग किस तरह से किसानों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे घटा। एक तरफ से प्राकृतिक मार भी थी और एक तरफ से ब्रिटिश सरकार का भी मार था। ठीक है, और किस तरह से किसान लोग विद्रोह करने पर उतारू हो चुके थे। तो हम लोग थर्ड पॉइंट में देख लिए कि देहात में किस तरह से विद्रोह का कारनामा पूरा का पूरा हुआ। और फोर्थ पॉइंट में यही था दक्कन दंगा आयोग की। फोर्थ पॉइंट में ये दक्कन दंगा आयोग किस तरह से ये आयोग का निर्माण हुआ और 1878 में क्या क्या बातें हुई इसके बारे में चैप्टर जो है ये बिल्कुल अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें और किताब को भी साथ में पढ़ें। जितना ज़्यादा आप बुक को पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा, इतिहास का पूरा सिलेबस उतना समझ में आएगा। इस चैप्टर में जो भी बातें हुई वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और इसका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर यहाँ लास्ट होता है और इसके आगे का जो वीडियो होगा वो मैं विभाजन से संबंधित बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।